नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2018 की थी, 3 मार्च 2019 को प्रातःकाली यानी कि 9:30 बजे का प्रश्न पत्र है जिसको हम हल कर रहे हैं। इसमें 2-3 वीडियो हमने पहले देख लिए हैं, आज इसका चौथा वीडियो है। आइए दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सोशल साइंस का प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो कि सामाजिक विज्ञान का ही प्रश्न पत्र है। दोस्तों, फेरा का पूर्ण रूप है। दोस्तों, फेरा का पूर्ण रूप यानी कि फुल सेंटेंस फुल फॉर्म बताना इसका। दोस्तों, फेरा का मतलब होता है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बहुत अच्छा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हमेशा प्रश्न किसी भी परीक्षा में आ सकता है ये कि फेरा का क्या अर्थ होता है। फेरा का अर्थ होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। आगे देखते हैं दोस्तों। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ना केवल विविध और असंबंधित जानकारी प्रदान करता है। निम्न द्वारा यह कहा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को क्या कहना है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ना केवल विविध और संबंधित जानकारी प्रदान करता है। विविध एवं संबंधित जानकारी प्रदान करता है। निम्न द्वारा कहा गया, यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सबको अलग अलग पढ़ना चाहिए ताकि उसकी विविध प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तीसरा देखते हैं दोस्तों, पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री जो होती है को विस्तृत कर उसका परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहा जाता है। प्रतिपादन एवं व्याख्या प्रदान करना। प्रतिपादन एवं व्याख्या प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने दीन इलाही के नाम से अपना धर्म स्थापित किया। अकबर ने वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया। तानसेन अकबर के दरबार के सबसे महान संगीतकार थे। इसमें से दोस्तों सभी आएगा, यानी कि तीनों ही आएंगे, सही माने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यानी कि तीनों ही सही है। अकबर ने दीन इलाही के नाम को अपना धर्म स्थापित किया, ये आप सब जानते ही हैं दोस्तों। अकबर ने वर्ष 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप को हराया था। कब हराया दोस्तों? 1576 में। तानसेन अकबर के दरबार में सबसे महान संगीतकार थे। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में सबसे महान संगीतकार थे। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा राजा रत्नावली नागानंद प्रियदर्शनी का लेखक है? कौन सा राजा रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शनी का लेखक है? दोस्तों हर्ष। कौन दोस्तों? हर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएं और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो? कौन से 40वें संशोधन में? वो कौन सा ग्रंथ है जो अबुल फजल ने नहीं लिखा है? तबकात एक परी। आप दोस्तों अबुल फजल के कौन कौन से ग्रंथ हैं अब देख लेते हैं दोस्तों। अकबरनामा, रुकात और इशाए अब्दुल फजल, ये तीनों अब्दुल फजल ने किया। जिसमें इसमें तो नाम आई है अब्दुल फजल का, और रुकात भी अब्दुल फजल ने लिखा है और अकबरनामा भी अब्दुल फजल ने लिखा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अकबरनामा को अकबर ने लिखा हुआ ऐसा समझते हैं, लेकिन तकबात अकबरी अब्दुल फजल ने नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान
संस्थान TFRI का सही स्थान है जबलपुर। कौन सा है दोस्तों? जबलपुर। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें से सही जोड़ियाँ मिलाना है दोस्तों। तो इसमें पहला वाला सही बता रखा है, यानी बी का कौन सा आएगा दोस्तों? बी का दूसरा, सी का तीसरा, नहीं माफ कीजिए दोस्तों, ए का बी, यानी कि दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ है दोस्तों? ये बिहार में है। और 2 का सी, यानी कि मुंडीकांग कहाँ है? उत्तर कच्छार पहाड़ी में। और 3 का डी, यानी कि राणा गुड़ई अफगानिस्तान में है दोस्तों। यानी और 4 का ए, यानी कि चिरात बलूचिस्तान में है। निम्न में से कौन सा देश एक कठोर संविधान नहीं माना जाता? ब्रिटेन। निम्न में से किस देश का एक कठोर संविधान नहीं माना जाता? यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। संपूर्ण भारत के आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली को सबसे अधिक चौंका देने वाली समस्या है फंड की कमी, स्कूल की कमी, ड्रॉप आउट और अकरणीयता। यानी कि ड्रॉप आउट होता है दोस्तों बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना। यह एक जटिल समस्या है और पूरे भारत की एक ही समस्या है, ड्रॉप आउट। आगे देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति और विभाजन और उसकी संस्कृति के अध्ययन को मानवशास्त्र और नरविज्ञान कहा जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति और विकास और उनकी संस्कृति के अध्ययन को मानवशास्त्र और नरविज्ञान कहा जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति और विकास और उनकी संस्कृति के अध्ययन को कहा जाता है मानवशास्त्र। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, मानवशास्त्र भी एक चीज़ है और नरविज्ञान भी एक ही चीज़ है। किसे कहते हैं? मनुष्य की उत्पत्ति, विकास और उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है मानवशास्त्र, यानी कि मानव के बारे में ही चर्चा होती है इसमें। मापदंड संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मापदंड संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर आकलन। मापदंड संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर आकलन। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर आकलन। आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के उत्कृष्ट पैटर्न को कहा जाता है ट्रिवियम। शिक्षा के उत्कृष्ट पैटर्न को क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रिवियम। शिक्षा के उत्कृष्ट पैटर्न को ट्रिवियम कहा जाता है। ट्रिवियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिटिक्स के लेखक हैं? अरस्तु। अरस्तु कौन है? पॉलिटिक्स के लेखक। निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिक्स के लेखक है? अरस्तु। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी सुधार शुरू करने के लिए कौन जानता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी सुधार शुरू करने के लिए कौन जाना जाता था? एन गोपालम, शेषन, वाई कुरैशी और गेल। दोस्तों TN शेषन, यानी कि TN शेषन चुनावी सुधार के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी सुधार शुरू करने के लिए जाने जाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, सेलिनमैन के अनुसार भूगोल निम्न में से शामिल है। सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान। सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान। सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान। कक्षा में विचारों और ख्यालों की सामाजिक और सहकारी अभिव्यक्ति जो एक लघु समाज और साझा
सजा पर्यावरण के रूप में संबंधित है, यह विधि कहलाती है। कक्षा में विचारों ख्यालों की सामाजिक और सहकारी अभिव्यक्ति जो एक लघु समाज और साझा पर्यावरण के रूप में संबंधित है, यह विधि कहलाती है। समाजीकृत मौखिक आवृत्तिकर विधि और सामूहिकृत पाठ विधि। समाजीकृत मौखिक आवृत्तिकृत विधि, सामूहिकृत पाठ विधि। जनहित याचिका की अवधारणा। जनहित याचिका की अवधारणा द्वारा शुरू की गई है। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। जनहित याचिका पीएलआई की अवधारणा द्वारा शुरू की गई। न्यायमूर्ति पी.एल. भगवती। पीएलआई यानी पीएलआई आप लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी में शब्द आता होगा। पीएलआई फाइल करना, जनहित याचिका बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इसको। इसकी अवधारणा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा शुरू की गई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। छात्रों में कौशल, विचारों, दृष्टिकोणों और प्रक्रियाओं के लेन देन के लिए अक्सर सभी शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को कहा जाता है। प्रदर्शन, गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रेक्षक तकनीक, व्याख्यान और प्रदर्शन। छात्रों के कौशल, विचारों, दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का लेन देन करने के लिए अक्सर सभी शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को प्रदर्शन कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा अटपटा है, एक बार पढ़ना पड़ेगा हमको। छात्रों के कौशल, विचारों, दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का लेन देन करने के लिए अक्सर दोस्तों प्रक्रियाओं का लेन देन करने के लिए अक्सर सभी शिक्षकों का उपयोग की जाने वाली तकनीक को प्रदर्शन कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।